जय हिंद दोस्तों। AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। बात करते हैं आज ईरान, इज़राइल और अमेरिका की। काफ़ी तेज़ी से युद्ध वहाँ पर चल रहा है गल्फ़ की खाड़ी में, और बहुत कुछ वहाँ पर डेवलप हो रहा है। हर घड़ी और वहाँ पर मौसम बदल रहा है, हर घड़ी में नए समाचार आ रहे हैं, नए अपडेट्स आ रहे हैं। हम उसके ऊपर आज नहीं जाएंगे। हम आज कुछ और बात करेंगे, कुछ अलग से बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि खाड़ी में जो युद्ध अभी चल रहा है उसे ईरान ने एस्केलेट किया है। अब ईरान ने एस्केलेट किया है यानी कि जो खाड़ी के जो देश हैं, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं जिसे कहते हैं, उसके ऊपर हमला किया है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो एक बात तो तय है कि ईरान अमेरिका के ऊपर वहाँ इतनी दूर तक हमला नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इज़राइल के ऊपर उसने पिछले युद्ध में यानी कि जून 2025 के युद्ध में वही हमला करके देखा था कि एक साथ 200 मिसाइलें छोड़ दी, कहीं 100 मिसाइलें छोड़ दी, जिसका जो इफ़ेक्ट जो होना चाहिए था वो रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिला। नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचा इज़राइल में, और इसी के चलते इज़राइल थोड़ा सा रुक गया और युद्ध विराम हुआ। इज़राइल को और अमेरिका को समझ में आ गया कि उन्होंने बिना तैयारी के साथ ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया, और ईरान को समझ में आया कि वो इस तरह से जो हमले कर रहा है उसका ज़्यादा रिजल्ट उसे नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल तोड़ दिए जाते हैं, हवा में मार दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। इस बार के युद्ध में ईरान ने बहुत सोचकर ये हमले किए हैं गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर। अब ये गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर हमले करने के कारण है, एक तो ये है कि ईरान अमेरिका का जो भौकाल है उसे ख़त्म करना चाहता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिस तरह से ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स इन सारे देशों में घुस रहे हैं, ये बता रहा है कि अमेरिका उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। और तीसरी बात कि अगर ईरान ने इन देशों के जो ऑयल संस्थान हैं, रिफाइनरीज हैं, स्टोरेज हैं, उनके जो ऑयल वेल्स हैं, कुएं जो हैं, उसके ऊपर अगर हमले कर दिए तो दुनिया की ऑयल मार्केट में तेल की दिक्कत होने वाली है। बहुत सोच समझ के ये हमले किए हैं, बहुत सोच समझ के। और आज भी यहाँ तक कि वहाँ उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि हमें दुख है कि हम हमारे पड़ोसियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन हमारी को उनसे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हम अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, संस्थान हैं, उसी के ऊपर हमले कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बात साफ है दोस्तों कि ईरान ने इस बार बहुत अलग तरीके की स्ट्रेटजी सोची है। अब इसके ऊपर से एक दूसरी बात के ऊपर आते हैं हम कि अमेरिका का CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और इज़राइल का मोसाद, जिन्होंने काफ़ी पिन पॉइंट अटैक करके खामेनी को मार दिया। उसके जो कंपाउंड था, उसका जहाँ पर ऑफिशियल रेसिडेंस था, उसको पूरा तहस नहस कर दिया। बंकर बस्टिंग बॉम्ब, ये वो बहुत सारे खबरें हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखी, और हमने देखा कि काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, कुछ धमाके हो रहे हैं, कुछ 60 बम डाले उन्होंने, और हर बम जो था दैट वाज ऑफ 1 टन, 1000 किलो का एक बम था। तो ऐसे 60,000 किलो का एक्सप्लोजिव उसके ऊपर फेंका। अब इसमें तो कोई भी मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वहीं से असली कहानी शुरू हुई। उसका अंदाज़ा ना तो CIA लगा सका, ना ही मोसाद लगा सका कि इतनी बड़ी जो युद्ध की जो रणनीति बनी थी, ये तो खमेनी को पता था कि ये मुझे पहले ही दिन मुझे मार देंगे, लेकिन उसके बाद की जो तैयारी हुई दोस्तों, वो इतनी ज़बरदस्त थी, और वो अब समझ आ रही है। हमारे पास तो ना तो मोसाद का नेटवर्क है, ना तो CIA का नेटवर्क है। हम तो सारी जो घटनाएं हो जाती हैं उसी के बाद उसको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये तैयारी की भनक किसी को नहीं लगी। इतने
कहते हैं कि CIA घुसा हुआ है। मोसाद के बारे में ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि उन्होंने लेबनान में जो हमले किए थे, हिजबुल्लाह के जो एजेंट्स थे उनके ऊपर, वो काफ़ी दुनिया में मशहूर हो गए थे और सबने बहुत वाहवाही की थी मोसाद की कि अरे वाह, क्या पेजर के अंदर बम डाल दिया और उड़ा दिया। तो इस बार इतनी बड़ी तैयारी अमेरिका भी कर रहा था जून से, और उतनी ही बड़ी तैयारी इजराइल कर रहा था जून से, लेकिन उन्हें भनक नहीं लगी कि ये निचले लेवल के ऊपर ये लेयर्स बन गए हैं कि अगर खोमेनी को कुछ हो जाता है, उसके बाद जो आएगा उसे भी अगर कुछ हो जाता है, उसके बाद भी अगर जो कोई आएगा अगर उसे भी कुछ हो जाता है, तब क्या करेंगे। IRGC 31 डिविजन्स में डिवाइड हो गया है। ये किसी को पता नहीं था, मोसाद को भी नहीं मालूम था और CIA को भी नहीं पता था। अब ये जो कमांडर्स जो हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से जो लोकल कमांडर्स हैं, ये तब तक लड़ेंगे जब तक कि सेंट्रल लीडरशिप का सेटअप नहीं हो जाता है। तो हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि ये अंधाधुंध मिसाइलें छोड़ रहे हैं। हाँ, अंधाधुंध ही मिसाइल ही छोड़ रहे हैं, अंधाधुंध ड्रोन्स जा रहे हैं। कोई एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नहीं है कि ये करना है, लेकिन उन्हें पहले से पता था कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस जगह पे हमले करने हैं। वो जो कमांड्स, वो जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, ये जो प्लानिंग हुई थी खामेनी के होते हुए, ये इस बात का पता ना तो मोसाद लगा सका ना ही अमेरिका लगा सका। अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले बोल रहा था ये 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, और अब कहता है 6 से 8 हफ्ते लगेंगे इस युद्ध को खत्म होने के लिए। दोस्तों, जो हमले, ये सारे जो गल्फ कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं UAE के ऊपर, और दूसरे नंबर पे हो रहे हैं सऊदी के ऊपर। इराक के ऊपर जो हमले हुए हैं उसने अमेरिका की असल में कमर तोड़ दी। दोस्तों, ये जो हमले हैं, इसमें हर हमले में हर बार हम एक चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं कि अमेरिका ने ये बेस खाली कर दिया, अमेरिका ने वो बेस खाली कर दिया, अपने जो सैनिक है उसको वहाँ से हटा लिया। तो इसे तो रण छोड़ के जाना कहते हैं। You're just running away from the battlefront. दुबई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। हज़ारों के ऊपर हमले हुए हैं, शायद 1300 के करीब हमले सिर्फ दुबई के ऊपर हुए हैं। उतने ही हमले करीब करीब बहरीन के ऊपर हुए हैं। बहरीन के जो कैपिटल है उसके ऊपर हमले हुए हैं। ये जो हमले हैं, इसने दुबई की कमर तोड़ के रख दी है। दुबई, जिसके बारे में सभी लोग अच्छा बोलते थे कि बहुत अच्छा शहर है, बहुत ही अच्छी वहाँ पर गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हम बहुत कुछ सुनते देखते थे, वीडियोस देखते थे। बहुत लोग वहाँ पर कहीं पर भी अगर ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो सभी लोग बात करते थे कि दुबई जाना है, बस जाके घूम के आना है। और वो प्लेस भी वैसी थी कि आपको वहाँ पर आप जाओ, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि आप जन्नत में आ गए हो। उसी दुबई का इतना बुरा हाल किया है ईरान ने कि आप मानोगे नहीं। वहाँ पर वैसे डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ की तस्वीरें बाहर नहीं आती है। जो भी तस्वीरें आती हैं वो चोरी छुपे, जो यहाँ से ट्रैवलर्स और वो सब जो लोग गए हैं वो भेजते हैं। उनके द्वारा जो तस्वीरें आती हैं वो प्राइवेट डोमेन में होता है। पब्लिक डोमेन में दुबई की कोई ज़्यादा तस्वीरें नहीं आ रही है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी आज हमला हुआ। अब वो हमला जो हुआ है आज, उसकी वजह से वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ऑफिशियली इसका कोई वीडियो रिलीज़ नहीं हुआ है। वैसे ही बहरीन के बारे में, बहरीन में भी वही चीज़ है कि वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका असल पिक्चर हमें देखने नहीं मिलता है। जैसे हम इज़राइल में देखते हैं, इज़राइल की जो जहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हम देखते हैं, विनाश, वो हम वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकशाही है, लोकतंत्र है।
कहने का मतलब ये है कि दुबई की जो एक रेपुटेशन थी उससे बहुत बड़ा धक्का लगा है कि वो एक बड़ा मॉडर्न फिनटेक सिटी है। अब वो उसकी इम्प्रेशन नहीं रहेगी, क्योंकि अब डर लगेगा कि दुबई भी ईरान की या किसी और ऐसे आतंकी समूह के जद में आ गया है। पहले से था, अब पता चला लोगों को कि इस तरह के इसके ऊपर हमले हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने भी उसने भी एक धमकी दे दी, उसी की भी जो अरामको जो कंपनी है, बहुत बड़ी तेल की रिफाइनरी है, उसके पर भी हमला कर दिया और उसे भी बंद कर दिया। तो धीरे धीरे ईरान जो एक चाल के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत पूरे गल्फ कंट्रीज में जो उसने तहलका मचाया है, वो तहलका इतना बड़ा वो नहीं मचा सकता अगर उसने सिर्फ इजराइल के ऊपर हमला किया होता। जो मिसाइल्स और ड्रोन्स उसने इस्तेमाल किए हैं अभी तक, उसके ऊपर से उसे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा और तगड़ा रिजल्ट मिला है। लेकिन इन गल्फ देशों के लिए अब थोड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अमेरिका उनका रक्षण नहीं कर सकता। उसे वो अपने बेसेस जो उनके मिलिट्री बेसेस हैं, अपनी एम्बेसीज हैं, उसको छोड़ के भाग रहे हैं अमेरिकन्स। तो इस तरह का कोई देश अगर आपकी सुरक्षा के बारे में जिम्मेदारी लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये अब गल्फ कंट्रीज को सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अगर अब ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल को कब्जा करना है, रिजीम चेंज करनी है, उसके मिसाइल्स की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना है, उसके स्टॉक को डिस्ट्रॉय करना है, और सबसे बड़ा इनका टारगेट है कि उसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, परमाणु शक्ति, उसे अगर ख़त्म करना है तो बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपनी सेना को ईरान की धरती पर उतारना पड़ेगा। अमेरिका ये नहीं चाहता है, वो अवॉइड कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ईरान जो है वो इराक या वेनेजुएला नहीं है। यहाँ पर लोग जो हैं वो भले ही खामेनी के शासन के विरुद्ध में थे, वहाँ की जो आधी आबादी है यानी कि जो स्त्रियां हैं वो इसके विरोध में थी, ऐसा अमेरिका और इजराइल को लगता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ईरान एक सिविलाइजेशनल देश है जिसकी अपनी पुरानी संस्कृति थी। ऐसा देश, ऐसे लोग, ये लोग शायद अपने शासक से, जो अपना रूलर है, उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन उस नाराजगी के बदले में वो किसी दुश्मन के साथ हो जाए, ये सिर्फ भारत में हो सकता है, ये और कहीं नहीं हो सकता। ये मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि भारत के लोग अपने स्वार्थ के लिए दुश्मन के साथ मिल सकते हैं। ये आज की बात नहीं है, आज के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा सदियों से चला आ रहा है और ये हमारे खून में है कि हम अपने को, अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं। और यही वजह है कि आज भी हमारे जो राजकीय नेता हैं वो ऐसे ही तिकड़मबाजी करते रहते हैं और अपना संस्कार है कि कैसे गद्दारी करनी है, यानी कि गद्दारी के जो संस्कार है वो दिखाते हैं। खैर, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ये जो लोग हैं ये अमेरिका के खिलाफ हैं, ये अमेरिका के साथ कभी नहीं हो सकते। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर अमेरिका ने रखा, अगर अपनी सेना को यहाँ उतारा, तो ईरान के लोग पूरे जोश से उससे लड़ाई करेंगे। ये खमेनी के दुश्मन थे, उसे हटाना चाहते थे, लेकिन उसकी जगह पर अमेरिका या इजराइल को नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए अमेरिका डर रहा है और उसने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। वो चाहते हैं कि जो रिबेल्स हैं उससे वो संधि करें, उससे मिले। दोस्तों, ये जैसे आप ये इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईरान का जो ये जो बॉर्डर का एरिया है, ये सीरिया का है, ये इराक का है, और कुछ कुछ हद तक ये तुर्की तक भी फैला हुआ है।
तो ये सारे इलाके जो हैं ये सारे कुर्द लोगों का इलाका है, ये उनकी मेजॉरिटी का इलाका है। तो यहाँ पर अमेरिका इन लोगों से मिल रहा है और इनको कहता है कि हम आपको वेपन्स देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप जाइए और ईरान की सेना के साथ लड़िए। अब मुसीबत यह होने वाली है कि ये जो मैंने आपको पूरा जो इलाका मैंने जो आपको दिखाया, इसके अंदर ये सारे जो कुर्द हैं ये अगर एक हो गए तो ये अपने लिए देश चाहते हैं, कुर्दिस्तान। तो ये कुर्दिस्तान का प्रॉमिस अमेरिका को करना पड़ेगा और तब जाके बात बनेगी। और अगर ये करेंगे तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इतने सारे देश हैं, अपना इराक है, सीरिया है, लेबनान है, कुछ हद तक तुर्की है, अजरबैजान है, ये सारे देश में कुर्दिश लोग बसे हुए हैं। इसमें से कितने देश को अमेरिका तोड़ेगा? हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ समय के अंदर बहुत सारे नक्शे बदलने वाले हैं। भारतीय उपखंड में भी नक्शे बदलेंगे। बलूचिस्तान एक नया देश बन रहा है और भी बहुत कुछ होगा जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये सिचुएशन है कि अमेरिका थोड़ा सा अब डरा हुआ है। दूसरी भी एक घटना हुई है, 4 कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और 20 के करीब कुछ ड्रोन्स थे जिन्होंने एक साथ अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला कर दिया, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे कुछ हो सकती है, 4 के बदले 8 मिसाइल हो सकते हैं, 2 मिसाइल हो सकते हैं। हमला कर दिया और अब्राहम लिंकन को 1000 किलोमीटर दूर ले जाया गया है पर्शियन गल्फ से। तो हो सकता है कि उससे काफ़ी डैमेज हुआ हो। अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि जो भी नए लीडर उनके वहाँ पर अपॉइंट हो वो डिसाइड करेंगे कि उनका लीडर कौन होगा। अब इसके जैसा जोकर तो मैंने देखा नहीं आज तक, और वैसे भी किसी ने नहीं देखा। दुनिया भी पहली बार देख रही है कि ऐसे मूर्ख लोग भी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पहले वो कहते थे कि ईरान के लोग बाहर आए, रास्ते पे आए और अपने नेता को अपनी सरकार बनाए, ये करे, और अब वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। तो इसके जैसा मूर्ख इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं और कभी देखूंगा भी नहीं। ट्रंप एक बात क्यों नहीं समझ रहे कि जो भी वो कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका ईरान में जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ खमेनी के लिए या IRGC के लिए नहीं है। उसका नुकसान जो है वो आम ईरानी जो है वो भुगतेगा। बम डाल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बिल्डिंगें ख़त्म हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, सब जगह पे भयंकर जो बम्बार्डिंग इन लोग कर रहे हैं, ये ईरान के लोगों के फेवर में तो नहीं हो रहा है। ये तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि अगर आज तक अगर खामेनी जिंदा होता तो शायद ये बात होती, लेकिन खामेनी को तो आपने पहले ही दिन मार दिया। उसके बाद फिर ये जो आप बम्बार्डिंग कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो, क्या करने के लिए कर रहे हो? ये भी एक वजह है बहुत बड़ी कि अमेरिका अब डरता है कि वहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं, कि आप अपना जो सैन्य है उसे वहाँ उतार नहीं पाओगे। इसी दौरान एक और घटना घटी है, एक नई डेवलपमेंट है सऊदी अरेबिया में, जिसने पाकिस्तान के साथ एक डील की हुई है, एग्रीमेंट किया हुआ है कि एक दूसरे में से किसी के ऊपर भी हमला होगा तो दूसरा उसे मदद करने के लिए पहुंच जाए। तो आज ईरान ने सऊदी के ऊपर हमला किया है, ये जो युद्ध चल रहा है उसमें। सऊदी अरेबिया ने अब कहा है पाकिस्तान से कि आप आइए और हमारी मदद करिए। तो पाकिस्तान जो है वो फंस गया है, क्योंकि यहाँ पर से अगर पाकिस्तान ईरान के ऊपर अगर हमला करता है सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए, ये सऊदी अरेबिया है यहाँ पर, उसे मदद करने के लिए अगर यहाँ पर से हमला करता है तो पाकिस्तान बहुत बुरा फंसेगा, क्योंकि इधर से ईरान है, इधर से अफ़गानिस्तान के साथ उसका काफ़ी डिवास्टेटिंग तरीके से वहाँ पर युद्ध चल रहा है, और यहाँ से भारत है
और भारत ने तो कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरह से पाकिस्तान की तो बैंड बजेगी। यहाँ पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है कि आप कैसे सऊदी के साथ जा रहे हो, क्योंकि आपको ईरान के साथ रहना है। आप सऊदी के साथ जाके आप तो फिर इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, एक बात का डर हमेशा से सता रहा है, और वो है कि किसी न किसी तरह भारत को इस युद्ध में ना खींचा जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है, और उसके लिए मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है या होगा। भारत के साथ युद्ध शुरू करके वो सऊदी अरेबिया को कह सकता है कि भाई हम आपको ना तो ट्रूप्स दे सकते हैं, ना ही एयर डिफेंस दे सकते हैं, क्योंकि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ऐसे में चीन जो है वो हो सकता है पाकिस्तान की मदद करे, क्योंकि चीन तो चाहता है कि सब जगह पे युद्ध हो और वो उसमें से बचा रहे, वो कहीं नहीं फंसे। बस यही एक चीज का डर है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार काफ़ी होशियार है। हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमें ऐसी सरकार मिली भी है, और हम हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में इस तरह से इतिहास को रचते हुए, बनते हुए देख रहे हैं, और हम उसके विटनेस हैं। दोस्तों, अंत में ये सारा जो खेल है ये ऑयल का है, तेल का है, और भारत अभी इसमें से बचा हुआ है। भारत चाहता है कि उसका ऑयल जो है वो सप्लाई उसकी बनी रहे, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बनी रहे। आज अच्छे समाचार, अच्छी खबर ये है कि रशिया, चीन के साथ अब भारत के टैंकर्स भी हॉर्मोज की जो खाड़ी है वहाँ से बाहर आ सकते हैं, जिसके ऊपर ईरान हमला नहीं करेगा। बाकी जो अमेरिका, इजराइल के जो दोस्त देश हैं उसके ऊपर वहाँ से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। दूसरी बात, हालांकि अमेरिका को किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन अमेरिका ने सामने से बताया है कि उन्होंने भारत को अब अलाउ किया है कि वो रशिया से तेल खरीद सकता है। अब ये चाहते हैं कि भारत तेल खरीदे, उसे रिफाइन करे और यूरोप और अमेरिका में उसको भेजे, ताकि ऑयल की किल्लत ना हो। जो भी हॉर्मुज की जो खाड़ी है वहाँ से जो तेल आता है यूरोप और अमेरिका और पूरे विश्व में, और वो सप्लाई मेंटेन रहे, इसके लिए भारत को कहा गया कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हो। तो ऐसे में दो चीज़ होगी कि थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ेंगी ऑयल की, थोड़ा सा फर्क इसके ऊपर पड़ेगा कि प्रीमियम जो है वो बढ़ सकते हैं, जो फ्रेट चार्जेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिस्क की वजह से शिप वगैरह जो है वो आने से थोड़ी सी घबराएंगी। वैसे कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं, क्योंकि ये वाला जो तेल है वो इधर से आएगा, ठीक है। और कुछ तेल जो है दोस्तों, वैसे और तो कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, क्योंकि हम इसको देखते हैं तो हमारा जो तेल है वो अब रेड सी से आएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। ये पूरे भारत में कहीं पर भी, यहाँ पर भी जा सकता है कुछ तेल, और यहाँ पर भी जा सकता है। तो ये वाला जो तेल है ये इज़राइल के उधर से रेड सी से हो, ब्लैक सी से होके, यहाँ से होके निकल के इजिप्ट का जो यहाँ से ये रूट होके यहाँ आएगा। दूसरा जो तेल है वो नाइजीरिया से हमने ख़रीदा हुआ है, वो भी केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ से वो आ सकता है, यहाँ से ऐसे आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से आ सकता है। भारत का जो तेल का जो व्यापार है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैं बता रहा था वो ये था कि ये वाला जो है यहाँ पर से जो जिसको हम हॉर्मुज की ये जो खाड़ी बोलते हैं, वो ये वाला रास्ता है, और ईरान यहाँ पर है। तो ये जो है यहाँ से वो कोई भी शिप को निकलने नहीं देगा यहाँ पर, जिसके लिए अब उन्होंने रशिया, चीन
और भारत की शिप्स को अलाउ किया हुआ है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे लिए हमारा जो देश है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो भारत के प्रति है, हमारी लॉयल्टी भारत के प्रति है और हम भारत जो है वो भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के टैरिफ के नखरे हमने देख लिए हैं, अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर्स थे उसके नखरे हमने देख लिए हैं, अमेरिका के इंजन्स जो थे, जो हमारे तेजस के लिए चाहिए थे G404, उसके नखरे हमने देख लिए। अमेरिका के G414 इंजन जो थे, जो हमारे एमका में लगने वाले थे, तो उसके लिए भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के जो भी झमेले थे उसमें से इतना हमें डिले करवाया, 2-2.5 साल निकाल दिए, वो भी हमने देख लिया। अमेरिका के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं वो आप सब जानते। अगर दुनिया का अंत आ रहा है और लास्ट में, आखिर में, मजबूरी में अगर अमेरिका से अगर कोई मदद मांगनी पड़े, अगर हमें पता है कि वी आर डूम्ड, हम खत्म ही होने वाले हैं, उसी वक्त जाके अमेरिका से मदद मांगो कि या तो हम खत्म हो जाएंगे या तो अमेरिका हमें बचाएगा। अमेरिका से मदद मांगना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। दूसरी तरफ है ईरान। वैसे हमारे पुराने राजनीतिक राष्ट्रीय जो संबंध एक ज़माने में हुआ करते थे, जब वहाँ के जो ओरिजिनल पर्शियंस जो थे, जो यहाँ पर आए, जैसे हम आज पारसी बुलाते हैं, जब तक वो थे तब तक हमारा उनके साथ सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप थी। जब से वहाँ पर इस्लामिक रूल आया है 1979 के बाद, वहाँ पर कट्टरपंथी सोच को एक बढ़ावा मिला। पूरी दुनिया में कट्टरपंथ का फैलना शुरू हुआ। इन्हीं लोगों ने, पहले खोमेनी था, बाद में ये खमेनी आया 1989 में, इन्होंने ही रेडिकल इस्लाम को स्प्रेड किया, फैलाया। खुद शिया थे, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया जैसे कुछ और देश थे जिन्होंने सुन्नी में वहाबिज्म फैलाया। ये देश ईरान और उसकी मौजूदा सरकार पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए मशहूर है और ये उसकी माँ भी है और ये उसका बाप भी है। लोग के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे आतंकी संगठन है और ये आतंक फैलाते हैं। हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हुती हो, ये सभी के पीछे ईरान है। कश्मीर के अंदर आतंक में ईरान का सबसे बड़ा हाथ था। ईरान ने हिंदुओं के पलायन के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आर्टिकल 370 जैसे ही हमारी सरकार ने उसको कैंसिल किया तो वो उठ खड़ा हुआ। हमेशा हर साल ये खमेनी अपनी रिलीजियस स्टेटमेंट में कश्मीर के मुद्दे को, कश्मीर में हो रहे मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार के बारे में कुछ न कुछ कहेगा। मुस्लिमों को तो अपने घर से बाहर नहीं निकाला था ना, वहां पर कश्मीर में, वहां पर तो हिंदुओं को निकाला था। लेकिन ये इस तरह का नैरेटिव वो बनाता था, ऐसे बोलता था और उसे करोड़ों लोग सुनते भी थे, मानते भी थे। तो हमारे लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। हमें किसी का साथ नहीं देना है। ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। अमेरिका भी दुश्मन ही की तरह पेश आता है और ईरान भी दुश्मन ही की तरह पेश आता है। हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल हमारा पक्का वाला दोस्त है। हमें इजराइल के साथ हमारी सारी संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें मुश्किल के समय में साथ दिया। भारत के मुसलमानों को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये हिंदू है, ये हिंदू सभ्यता है। यहाँ पर इसकी वजह से आप बचे हुए हो। अगर आप पाकिस्तान में गए होते या कहीं बांग्लादेश में होते या कहीं और दूसरे देश में होते तो आपको आटे दाल का भाव पता चल जाता। यहाँ पर हो, सुकून से हो,
पूरी दुनिया जल रही है, भारत का मुसलमान शांति से अपना रमज़ान भी मना रहा है और अपनी सेवा भक्ति भी कर रहा है, अपने भगवान को याद भी कर रहा है। ये सिर्फ भारत में मुमकिन है, ये कहीं और दिख नहीं रहा है। जो इंडोनेशिया है या मलेशिया है, जो अब खुद को हिंदू संस्कृति के देश समझते हैं, वहां पर भी ऐसा ही सुकून है, क्योंकि सनातन धर्म सबको साथ में रखना सिखाता है, वो सबके धर्म को रिस्पेक्टफुल्ली देखना सिखाता है। और यही वजह है कि आज पश्चिम एशिया में जो बवाल मचा हुआ है और यहाँ पर जो शांति है। आज के लिए बस इतना ही। किसी अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।